जिसने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्रांति ला रखी। और आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिसने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्रांति ला रखी है। विनीत त्यागी जी, आपका हार्दिक स्वागत है आप तक में। और आज हम चर्चा करेंगे आपकी जीवन शैली की कि आपने 21 साल सामाजिक में लगाए, कांग्रेस में लगाए या और किसी समाज में अपने दोस्तों के लिए लगाए, तो कैसी आपकी यात्रा रही, कहाँ से आप सामाजिक बनना शुरू हुए? देखिए, मैं वर्तमान में अभी लगभग मेरी 43 साल एज है और मैं अगर बात करूं तो मैं 15-16 साल की एज से लगभग सामाजिक चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। लेकिन बात जहां तक राजनीति की है या फिर समाज सेवा की है तो 2000 में मैंने 2001 में पास आउट किया 12th दुहाई ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल दुहाई से। और उसके बाद फिर राजनीतिक सफर मेरे गुरु रहे हैं राजीव त्यागी जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे। उनके साथ में कांग्रेस में आना जाना रहा। तो विचारधारा हमारी पहले से गांधीवादी तो थी, लेकिन एक रास्ता दिखाई दिया कि अच्छे नेता के साथ में इस तरह से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। और 2000 से लगा करके फिर 2004 फिर 7 में मैं फिर बाहर चला गया। उसके बाद फिर रेगुलर आकर के 2009 में मैंने यहाँ अपना मतलब बाहर क्या करने गए आप? बाहर में डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज, साइप्रस एक कंट्री पड़ता है यूरोप में, मैं वहां पर डिप्लोमा करने के लिए गया था। मतलब बाहर की जिंदगी से फिर गांव में आना कैसा महसूस हुआ आपको? मतलब सेटल हो पाई, किस वजह से आप गांव में आ गए? देखिए, एक्चुअली वहां मैं जब गया था वो 2006 में गया था मैं। और 2006 के बाद 7 में मेरा वापस आना हुआ तो मुझे ऑक्सफोर्ड के लिए वीजा इंटरव्यू के लिए आना था यहाँ पर। फिर मैं आया तो फिर पेरेंट्स भी और घर वाले सब लोग उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बाहर जाना नहीं है और हमारा मन कैसे लगेगा। फिर बहुत सारी बातें सामाजिक स्तर पर, क्योंकि मेरा सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था, तो सब लोगों को जो वहां का प्रेम भाव था और यहाँ का प्रेम भाव है वो बड़ा फर्क है। हमें लगता है मतलब धरती ने आपको फिर वापस बुला लिया, आपके गांव की जड़ें ज्यादा मजबूत थी कि आप यहीं रह गए? बिल्कुल आप कह सकते हैं। मैं आज भी अपनी गांव की जड़ों को छोड़ना नहीं चाहता और मेरे गांव में बड़ा प्रेम भाव, बहुत प्रेम गांव में रहा है। गांव में सबसे बड़ी बात यह है कि जो विदेश में आजकल जो बच्चे रह रहे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो विदेश में हैं, और लेकिन मैं समझता हूँ कि उनसे ज्यादा मैं खुश हूँ और ज्यादा अच्छे तरीके से जीवन यापन हो रहा है। अच्छा, बात करी जाए कांग्रेस में आने की, तो कांग्रेस की विचारधारा है या राजीव त्यागी जी से प्रभावित होकर आप इसमें आए? नहीं, देखिए, राजीव त्यागी जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, लेकिन जो विचारधारा रही है बचपन से ही गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ा। और मैं सिर्फ कांग्रेस के बारे में नहीं कहूंगा, कि मैं कहूंगा कि जितने भी क्रांतिकारी थे, लेकिन गांधी जी से हम हमेशा से प्रेरित रहे कि वो जो अहिंसावादी थे और हमेशा कि किस तरीके से हृदय परिवर्तन आदमी का होना चाहिए, वो बातें हमने उन्हें पढ़ करके, देख करके वो एहसास इंटरनली हुआ कि रियलिटी में कि गांधी जी ने जो कहा वो अगर आप उस पद चिन्हों पर चलते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव इंसान के अंदर आता है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। तो ये विचार बचपन से ही थे, स्पोर्ट्समैन रहे बचपन से ही, तो ये कारण रहा कि उनसे प्रभावित ज्यादा रहे। अच्छा, बात स्पोर्ट्स की करी जाए तो आप कौन सा खेल, कुश्ती खेलते थे, दौड़ लगाते थे, किसके अंदर आपकी ज्यादा रुचि थी? देखिए, आप अगर कहेंगे तो मैं ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल दुहाई से पढ़ा हुआ हूँ, और वहां से अब तक जितने भी बच्चे आज मतलब उससे 35 साल लगभग स्कूल को हो गए हैं, मेरी लगभग 1100 मीटर हुआ करती थी। 100 मीटर, 200 मीटर, जेवलिन थ्रो, 3 इवेंट में उस समय पे लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे। तो मेरा 58 मीटर के आसपास तक का जेवलिन का स्कूल में की तरफ से मैं नेशनल खेलने के लिए गया था, तो भी मेरा वो क्लस्टर होता था सीबीएसई का। और रेसलर भी रहा हूँ, स्टेट लेवल पे मेरा मतलब के सिलेक्शन यहीं गाजियाबाद से होते हुए रह गया था। मैं सेकंड रह गया था उसमें, गाजियाबाद में मेरा, यहाँ पर मैंने गाजियाबाद से ही मतलब खेलने के लिए हम गए थे। और इससे पहले भी मैं बात करूं तो मेरे मेन इवेंट रहे 100 मीटर और जेवलिन, और इसमें मैंने मतलब स्टेट लेवल तक और नेशनल लेवल तक क्लस्टर फीस का मैंने खेला है। अच्छा, कांग्रेस का सफर आपने एक कार्यकर्ता से शुरू करा, आप एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष रहे जी। तो वो पीरियड कैसा आपका रहा, छात्रों को जोड़ना, काम करना? क्योंकि 40 साल से ज्यादा समाज टाइम हो गया है कि कांग्रेस सत्ता में है नहीं जी। तो एनएसयूआई में आप जुड़े, क्या माहौल रहा, कैसे आप लोगों ने सरवाइव कर पाए? देखिए, 2003 के बाद 2007 तक तो हमने भी कॉलेज लाइफ में 9 तक रहे हैं,
नो में MBA किया और यूं तो उसके बाद भी LLB कंप्लीट की है, लेकिन छात्रों से जुड़ाव हमेशा रहा। और क्योंकि हम खुद एक किसान फैमिली से हैं, तो उन चीजों को हम समझते हैं कि क्या समस्याएं एक किसान के बच्चे के लिए आती हैं, एक गरीब आदमी के, मजदूर के बच्चे के लिए क्या आती हैं। तो हमेशा मन में रहता था कि कैसे मदद हो। तो फिर जब हम राजनीति में आए, तो राजनीति में आने के बाद निरंतर क्या रहा कि लोगों की जब मदद करें, तो जब उसके बाद उनसे मिलते थे, तो उनके माता पिता से मिलते थे, तो कहते थे अरे भैया वो भैया आए, इन्होंने मदद की है, एडमिशन इन्होंने कराया, फीस पे डिस्काउंट इन्होंने कराया। वो एक तरीके से कहेंगे कि बूस्टअप होते रहे, और निरंतर उससे प्रेरित होकर के फिर हमें लगा कि छात्र राजनीति भी होनी चाहिए। जब छात्र के लिए राजनीति करेंगे, उनके लिए कहीं मुकाम पर होंगे, तो उनके एडमिशन हम कराएंगे। तो उसके बाद फिर मैं 2009 में महानगर अध्यक्ष मुझे मतलब नियुक्त किया गया, और इलेक्टेड मैं 2011 में NSUI का जिलाध्यक्ष बना। जी, जिलाध्यक्ष का सफर आपका छात्राओं के साथ रहा, जी, छात्र आपके साथ जुड़े रहे, फिर आप कौन से पद पे गए? सीधा जिलाध्यक्ष बने मेन के, या इसके बीच में कुछ और पॉलिटिकल गतिविधियां आपकी देखिए रही? 2000 से लेकर के 2009 तक का जो मेरा समय रहा, वो ऐसे रहा कि मैं जब भी जहां कार्यक्रम हुआ करते थे, हम वहां 10-20 लड़के लेके पहुंचा करते थे। उसके बाद जो हमें जिम्मेवारी बूथ की मिलती थी, तो बूथ पर बाहर बैठ करके सबसे पहले मतलब कि भाई लोगों को रात को पर्ची बांट देना, बना करके भाई इनके घर में पर्ची आ जानी है, तो ये हम किया करते थे। और यही कारण है कि जब से हम 2010 के बाद आप देखेंगे कि मेरे गांव से जो कांग्रेस को वोट मिलने का जो सिलसिला रहा, वो निरंतर बढ़ा, और बहुत अच्छे लेवल से वोट मिलती आई। लेकिन जो जिम्मेवारी का मामला रहा, जिम्मेवारी हमारी यही थी कि भाई जो हमें बूथ से लेकर के हम मतलब संभालते थे। और उसके बाद में 2011 में 9 में मैं नियुक्त हुआ महानगर अध्यक्ष, इलेक्टेड 2011 में हुआ। 2013 तक फिर मेरा सफर रहा NSUI में। उसके बाद 2013 के बाद यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, तो विधानसभा अध्यक्ष बना। फिर 2015 में प्रमोट होकर के फिर मैं उसके बाद में प्रदेश सचिव बना। फिर मुजफ्फरनगर प्रभारी रहा यूथ कांग्रेस में। फिर प्रियंका जी ने फिर मेन कांग्रेस में एंट्री हुई, और मेन कांग्रेस में फिर आप लोगों को पता ही है कि भाई राष्ट्रीय, बल्कि मैं कहूंगा कि यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव लेवल तक भी मैं कमेटी में आने का काम रहा, जिसमें 1200-1300 लड़कों में से 28 नेशनल एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट हुए थे, जिनमें एक आप थे, जिनमें राहुल जी ने इंटरव्यू लिया था। मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूथ का बल आपको मिला और उसके साथ आप तरक्की करते चले गए। और मुझे जहां तक ध्यान है, जिलाध्यक्ष यूथ आप मेन के बने तो सबसे कम उम्र में आप बने। राजपाल त्यागी के बाद विनीत त्यागी का नाम आता है, जिन्होंने जिलाध्यक्षी चलाई। जी, तो वो आपने जब चलाई, तो किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जी, एक्चुअली होता यह है कि कोई भी जिम्मेवारी जब आपको नहीं मिलती है, मैं आपको ये भी थोड़ा बता दूं कि मैं सिर्फ जिलाध्यक्ष डायरेक्टली नहीं बना के 2025 में एकदम 24 में मुझे एकदम जिम्मेवारी मिली। तो मैं आपको थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। 2017 में जब मेरा ये राष्ट्रीय सचिव से इंटरव्यू, मतलब पूरे दिन मेरे को बधाइयां मिली, और अचानक से फिर मेरा लिस्ट से नाम, जो 28 लोग आए थे उनमें से 24 नेशनल सेक्रेटरी बने, उनमें मेरा नाम रह गया। लेकिन संघर्ष कम नहीं हुआ, मन में बहुत सारी बातें आई, ऊपर बोला गया कुछ बातों के लिए, उस पर हाईकमान ने संज्ञान लिया। फिर दोबारा जब 2019 में प्रियंका गांधी जी यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रभारी के तौर पर काम कर रही थी, तब हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब गाजियाबाद से 4 लोगों के नाम जिला अध्यक्ष के लिए गए, और जिन्होंने प्रियंका गांधी जी के सामने इंटरव्यू दिए, उन 4 सौभाग्यशाली में एक व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। उसके बाद हमारे बड़े भाई हैं विजेंद्र यादव जी, उनको मौका मिला, लेकिन उस समय पर 2 ही लोगों को समय सबसे ज्यादा मिला। 23 मिनट लगभग प्रियंका गांधी जी के मुझे मिले, और 27 मिनट विजेंद्र यादव जी को मिले। उसके बाद फिर भी निरंतर संघर्ष चलता रहा, और 2024 में फिर पार्टी ने जिम्मेवारी दी, और लगभग 30 अप्रैल 2024 को जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिला। और आप देख रहे हैं, उस जिलाध्यक्ष बनने के बाद डॉली शर्मा जब यहाँ से हमारी प्रत्याशी थी, तो सबसे ज्यादा वोट आपके जिलाध्यक्ष होते हुए मौका मिला। हर्डल साइन, अब आपका मैं हर्डल से जवाब देता हूं जो आपने पूछा। देखिए, होता यह है कि संगठन में जोड़ने के लिए अगर आप थोड़ा झुकना जानते हैं, कई बार होता है कि कुछ पुराने लोग हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा रेस्पेक्ट की, तो थोड़ा आप बड़े पद पर पहुंचकर आपको प्रयास होना चाहिए कि आपके वर्कर के मन में, आपके साथियों के मन में, पार्टी के सिपाहियों के अंदर ये भावना पैदा ना हो कि भाई ये आज उस पद पर है तो हमें सम्मान नहीं दे रहे। आप अगर सम्मान देते हैं, आप अगर झुक करके उन्हें बिल्कुल पवित्र हृदय से और प्रेम भाव से उन्हें बुलाते हैं, उन्हें जोड़ने का काम करते हैं, तो संगठन कोई भी हो फिर वो मजबूती की तरफ जाता है, और यही कार्य मैंने करने का काम किया। अच्छा, बात करिए, आपने चुनाव बहुत सारे देखे,
पिछले चुनाव में और अब जो भाजपा और कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं इसके अंदर? देखिए, इसमें बड़ा पोलराइजेशन जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर जिस पर काम कर रही है, वो पोलराइजेशन है जातियों का। हिंदू मुस्लिम तो है ही, हम सब लोग सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, नहीं नहीं, उसके अलावा हिंदू में भी इन्होंने बहुत ज्यादा एक डिवीजन का काम मैं करूंगा। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हिंदू एक है, आप दूसरी तरफ देखते हैं कि 70 सालों में आरएसएस का चीफ आज तक एक स्वर्ण कम्युनिटी का अलावा दूसरा नहीं बन पाया है। तो ये जो निरंतर चुनाव के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो अभी आप कोई सा भी चुनाव उठा के देख लीजिए, जितनी वोटें निरंतर बढ़ रही हैं, और बढ़ने के बाद में ज्ञानेंद्र कुमार जो चीफ इलेक्शन कमीशन हमारे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप देख रहे हैं ये जो ब्लंडर मिस्टेक्स हैं कि जिनमें वोट बढ़ा दी जाती हैं चुनाव से एकदम पहले, और एक एक घर के अंदर 450 वोट पाई जाती हैं। जो अभी युगांडा की मॉडल थी, उनकी 22 वोट एक देश में पाई जाती हैं, और एक नाम से XYZ किसी के फादर का नाम होता है। इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक अब से पहले कभी नहीं हुई, और चुनाव आयोग ऐसा दंडवत कभी नहीं हुआ जैसा इन 10 सालों में हुआ है। और कोई सा भी विभाग अगर आप उठा के देखते हैं, मैं तो हिम्मत मानता हूं आप जैसे सभी चैनल्स की, कि जो कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो देशभक्ति की भावना जिनके अंदर है, और समझते हैं कि हम सबसे पहला हमारा काम है कि जनता को सच दिखाना। नहीं तो आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसके लिए काम कर रहा है, जुडिशरी में निर्णय क्या होना चाहिए, क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं ज्यादातर नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन चीजों के लिए कह रहा हूं जो अहम चीजें हैं। ज्यादातर चीजें आप कहेंगे तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, लेकिन जिन पर 80 तो में इंटरफेयर नहीं है, 90 में, लेकिन एक जो 90 पे भारी है उसमें बड़ा इंटरफेयर है। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। जस्टिस लोहिया के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो क्या आज तक कोई संतुष्टिजनक जवाब मिले? आप इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं, पूरे देश के व्यक्तियों से पूछ के देखिए, क्या इलेक्शन आज सुरक्षित रह गया है? सबसे आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, आज के समय में इलेक्शन सुरक्षित नहीं है, इलेक्शन चोरी किया जाता है। राहुल गांधी जी ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था, मैं भी इस पे आ रहा था, वोट चोरी वाला। तो वोट चोरी क्या प्रकरण है, कैसे होती है, और अभी बिहार के चुनाव जो हुए, चुनाव आयोग ने SIR लगा के जो करा, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आप ये देखिए कि चुनाव आयोग का मेन मुख्य काम होता है कि चुनाव, कोई भी पार्टी जिस समय पे आपका चुनाव प्रचार हो जाए वो प्रभावित ना करे। आप 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंटों में भेज रहे हैं चुनाव से 2 दिन पहले, तो आप नहीं समझते कि चुनाव मैनेज हो रहा है? दूसरी बात, अगर इन 10 सालों का आंकड़ा आप देखते हैं, इन 10 सालों के आंकड़े को आप देखिएगा कि देश के ऊपर 55,000 करोड़ का कर्जा था। 55,000, लेकिन अब वर्तमान में कर्जा कितना है? 273 करोड़ का कर्जा वर्तमान में अब हो गया है। यानी कि 55,000 करोड़ के कर्जे से अगर बात करें हम, तो आज 273 करोड़ रुपए का कर्जा देश के ऊपर है। तो आपको लगता है देश बिल्कुल डूब रहा है? बिल्कुल डूब रहा है। सोने को आप देखेंगे 2014 में 32 और 36 रुपए पर सोना पहुंचता था, लेकिन आज 2014 में अगर आप बात करते हैं, 2014 में सोना जो था वो 32-36 हजार रुपए था, और आज सोना 1,36,000 रुपए है। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल हैं, सलमान खुर्शीद हैं, तो आप वोट चोरी के मुद्दों को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट से क्यों बच रही है कांग्रेस? आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में निर्णय है, जितनी वोट बढ़ी है, मैं यही आपको बताना चाहता हूं, कोर्ट में निर्णय जिस समय पर आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे निर्णय बड़े पेंडिंग होते हैं। और आपने ये देखा होगा कि चुनाव आयोग का जो काम था बिहार के अंदर, क्या उसने पूर्णतः वो किया? नहीं किया। जब अमित शाह जी कुछ लोगों को बैठा करके अपने यहां धमकाने का काम कर रहे थे, कैमरे और मीडिया को बंद करा करके लोगों को एक दबाव डालने का काम कर रहे थे, क्या चुनाव आयोग ने काम किया? चाहे चुनाव आयोग को आप देखेंगे तो 3 लाख वोट बढ़ी, जबकि वो बताया गया कि भाई लगभग 42 लाख के आसपास का, 1,42,00,000 के आसपास मतदाता है, और बाद में चुनाव से एक दिन पहले बोल दिया जाता है कि 3 लाख वोटर बढ़ गया है। तो आप संतुष्ट हो सकते हैं? ऐसे टाइम पे ये पब्लिक राय, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, हम निरंतर जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी ने आपने देखा होगा, पैदल यात्रा हो 4,000 किलोमीटर की, चाहे वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हो, वो निरंतर देने का काम किया। लेकिन जब इतनी बड़ी मैनेजमेंट ये लोग रखेंगे चुनाव आयोग के साथ मिलकर के, तो रोकेगा कौन? लेकिन जिस तरीके से फुल पावर के साथ राहुल, प्रियंका लगे, सब बड़े बड़े मुख्यमंत्री उतारे गए, राष्ट्रीय महासचिव उतारे गए, वो रिजल्ट भाजपा
के सामने कांग्रेस नहीं दिखा पाई, क्या कारण रहा वहां फेल होने का? आप ये देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये फेल होने का कारण नहीं है, ये मशीनरी युग के द्वारा आप जीत करके बात अलग होती है। जब आप वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो दोनों दलों को कितनी वोट मिली, बात करते हैं जब आप, तो 1,86,000 बीजेपी को वोट मिली है, और हमारे महागठबंधन को कितनी वोट मिली है, 1,80,000। 28 वोट से आप चुनाव हरा देते हैं एमएलए को, 136 वोट से, मतलब कि 1000 वोट से कम के मार्जिन पे आपने कितने चुनाव देखे होंगे, इतना लंबा अनुभव आपका है। आप बताइए कि क्या उन्हीं वोटों के मार्जिन से जितनी वोटें बढ़ाई गई उसके ऑलमोस्ट थोड़ी ज्यादा से आप चुनाव जीत रहे हैं सारी सीटों का? हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ये संभव हो सकता है? तो ये बातें आम जनता को, युवाओं को भी समझनी होगी। और आज जितना वहां पब्लिक क्राई चल रहा है बिहार के अंदर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है, और ये कहीं ना कहीं देश गड्ढे की तरफ जा रहा है, और बड़ा नुकसान मैं समझ रहा हूं कि देश को ये झेलना पड़ रहा है। यही कारण है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री काल में कहा करते थे कि भाइयों बहनों, मैं जानता हूं कि देश का जब रुपया गिरता है तो गरिमा गिरती है। वहां तो उस समय पे जब यूपीए की सरकार थी, तो सिर्फ अगर मैं बात करूं तो 2 रुपए गिरते हुए रोल मचा दिया करते थे, ये शोर मचाना शुरू कर देते, शोर शराबा कर देते थे। जब सिलेंडर के ऊपर 20 रुपए सिलेंडर के ऊपर बढ़े तो सिलेंडर लेकर के बैठ जाते थे। आज 480 रुपए का या सिलेंडर आप देख रहे हैं, 460 रुपए का सिलेंडर था, वो कहां पहुंच गया है, 1000 का सिलेंडर हो गया है। लेकिन आज ये मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा ये देश हित में है, महंगाई देश हित में है, कर्जा देश हित में है, युवा बेरोजगार देश हित में है, भाईचारा खत्म हो रहा है देश हित में है, जातियों को बढ़ावा मिल रहा है देश हित में है। तो ये निरंतर ऐसा कह करके पूरे देश में आग लगाने का काम करता है। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे, 2027 में चुनाव हो जाएगा, तो बिहार का चुनाव क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा मजबूत है और आने की स्थिति में है, कांग्रेस किस तरीके से टक्कर लेगी? अखिलेश के साथ जाएगी, अकेली लड़ेगी, या किन मुद्दों को लेके होंगे? और आपका तो चेहरा भी कोई ऐसा नहीं है जो चर्चित हो। देखिए, वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है, जो मोदी जी को भी घुटने टेकने का जिन्होंने काम किया। और आपने एक बात मेरे याद आ गई, मुझे बता दूं कि उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां पर वो डीएम उस समय पर थे, जब माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उनको आगे प्रमोट करने का काम किसने किया है? ये मोदी जी ने किया। और ये अभी वर्तमान में हाल ही में हुए जो एमपी के इलेक्शन थे उनमें हुआ है, जो व्यक्ति वहां डीएम था उसे आप प्रमोट कर रहे हैं, किस बात का आप उसे एक तरीके से ओबलाइज कर रहे हैं, उसे एक इनाम किस बात का दे रहे हैं? तो अगर आपने बात की चेहरे की, तो चेहरा हमारे पास में पार्टी तो किसी को भी बनाए, लेकिन वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष अपने आप में बहुत बड़ा मजबूत चेहरा है। आपने कहा कि गठबंधन किसके साथ में होगा किसके नहीं, ये छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात होगी मेरे लिए। तो मैं ये कहूंगा कि हाईकमान का निर्णय है, और हाईकमान ये क्या तय करेंगे, और जो निर्णय होगा वो सभी के सामने होगा, आप लोगों के सामने आएगा। तो बिना, बिहार में भी हमने देखा था सीटों पे राहुल गांधी पूरी फोर्स से लगते हैं, जब चुनाव आता है तब वो विदेश चले जाते हैं, फोर्स कम हो जाती है, सीटों के बंटवारे में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ भी 480 सीट हैं, कितनी सीट पे आप लड़ सकते हैं, कहाँ मजबूत है? और वेस्टर्न यूपी की बात करी जाए तो वेस्टर्न यूपी में आप त्यागियों से हैं, आप त्यागी समाज से हैं, त्यागियों का एक चेहरा है, आप पूरा वेस्टर्न यूपी कवर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वोट किस आधार पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ला सकती है? आपकी पहले मैं प्रथम उस बात का जवाब देना चाहूंगा जो आपने कहा कि माननीय राहुल गांधी जी विदेश चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी के आने जाने या दौरे हर व्यक्ति के होते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कभी उस समय मजबूती समय पर नहीं जाते हैं जिस समय जरूरत होती है यहाँ पर। लेकिन ये बात है, जिस तरह चुनाव उठाते हैं लास्ट में हवा सी निकल जाती है। ऐसा नहीं होता, होता यह है कि जिस समय पर मीडिया मैनेजमेंट और जिस समय पर आप चुनाव बिहार का देखेंगे, वो पैसे से आपने मैनेज किया, आपने पूरे देश का मंत्रिमंडल आपने वहां उतार दिया, लेकिन उसके बाद एक देश के प्रधानमंत्री को जिसको समय नहीं मिलता बाहर की नीतियों को बनाने में, वो निरंतर वहां जाके बैठ जाते हैं। गृह मंत्री जिसको अपने पूरे बॉर्डर, बिहार का चुनाव लड़ाने के लिए पूरा केंद्र लग गया, पूरा बॉर्डर जहां सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी जिनकी होती है, वो वहां जाकर बिहार में बैठ जाते हैं। अडानी को 1 रुपए हेक्टेयर में बिजली दे देते हैं। लेकिन वही मोदी जी के बारे में मीडिया नहीं बोलती कि जब इस देश के अंदर पुलवामा जैसे अटैक होते हैं तो मोदी जी वहां डिस्कवरी पर फिल्म बना रहे होते हैं। जब इस देश के ऊपर यहाँ दूसरी घटना होती है तो मोदी जी दूसरे कंट्रीज में होते हैं। और ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। लेकिन इसका बात का जवाब तो मेरा ये कि कई बार जरूरी होती है कि चीजों पर बाहर आना जाना,
और जहां तक चुनाव का, तो चुनाव तो मैनेज पूरी तरह से, जब चुनाव आयोग करा रहा हो बैठ करके, जो वोट बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा हो, जो पैसे बंटवाने में सपोर्ट कर रहा हो, तो इसे कहते हैं रजिस्टर्ड चोरी। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये कहा, खुले शब्दों में कहा, हमारे नेता के अंदर इतना दम है, जो खुले रूप में बात करने का दम रखते हैं और वो ये स्वीकारने का दम रखते हैं कि मेरी गलती हुई तो यहाँ आज ही 225 लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करी है कि ये इलेक्शन कमीशन को बेकार कर रहे हैं, उसके खिलाफ बार बार बोल रहे हैं। तो हो सकता है उन पर मुकदमा दर्ज हो या कोई कार्रवाई हो जी। तो वो तो बहरहाल, इस पे आप क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं पहले आपकी उस बात का जवाब दे देता हूँ। तो दूसरा आपने प्रश्न किया कि 200 यहाँ पर जो हमारी सीट है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो निर्णय आप देखेंगे कि जो 400 पार का नारा तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन 240 पर समट गए। और जिन सीटों को हम हारे, अगर आप देखेंगे तो उन सीटों को बहुत कम मार्जिन से हारे। तो ये आने वाला समय उत्तर प्रदेश के लिए कोई बहुत विशेष नहीं है, क्योंकि वहां स्थिति दूसरी थी। बिहार का जो चुनाव है, क्योंकि लंबे समय का बेशक अनुभव वहां रहा हो, लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर करेंगे, ऐसे चुनाव आयोग मिल करके इन्हें अंजाम देने का काम करेगा, पैसे बंटवाने का काम करेगा खुले रूप में, जिसे कहते हैं रजिस्टर्ड चोरी, तो मे भी हो सकता है कि भाई, लेकिन जनता को जागरूक रहना पड़ेगा। जागरूक नहीं रहेगी जनता, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ हम समझते हैं हम बहुत जागरूक तरीके से रहेंगे और कोई काम ऐसा नहीं होने देंगे। बहरहाल आपने देखा, बिहार के अंदर चुनाव हुआ, वोट चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पे आप आरोप लगा रहे हैं। अभी तो समय है, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव में जाएंगे तो क्या रोकथाम करेंगे, कैसे इन चीजों को रोकेंगे? इसके लिए कोई कांग्रेस ने नीति बनाई है या आप लोगों ने, आप बूथ में, आप यूथ हैं और बूथ को आप संभालते हैं, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज कराना चाहेंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से? क्या कोई योजना है ऐसी? अब जब निरंतर राहुल जी के दिशा निर्देश से और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो दिशा निर्देश हमारे लिए आए हैं पार्टी में, और उत्तर प्रदेश के अंदर अजय राय जी ने जो चीजें बनाई हैं, जिस तरीके से वर्कर को काम करना है, हमारा लगभग 70 से 80% ऑलमोस्ट हमारा बूथ पर कार्यकर्ता हमारा पहुंच चुका है। और जो गलतियां या कुरीतियां थी, उन्हें दूर करने का काम इन 3-4 महीनों के अंदर किया है। और आप ये देखेंगे, और आप बल्कि देख रहे होंगे कि हमारे जैसे व्यक्ति, चाहे कितना कोई भी है, पहली जिम्मेवारी अपनी बूथ की है। और यही कारण है कि इस बार जब बूथ की जिम्मेवारी का मामला रहा है, तो हमने सबसे पहले कहा अपना बूथ हम खुद संभालेंगे। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर ये जिम्मेवारी सब ऊपर से निर्देश है इस बार, बिल्कुल नए तरीके से, कि भाई आपको सबसे पहले जिम्मेवारी, कोई भी लीडर होगा तो जिम्मेवारी उसकी बूथ की रहेगी। एक सबसे बड़ा खेल देखा जाता है भाजपा में और कांग्रेस में, टिकट मांगने पे सारे दल लगते हैं, लेकिन भाजपा की अच्छाई ये है कि जब जो आदमी टिकट मांग रहा होता है, दूसरे का हो जाता है, वो शांत बैठ जाता है। और आपका जिला जो गाजियाबाद है, यहाँ गुटबाजी इतनी है कि जिसका टिकट हो जाता है उसे हराने में कांग्रेस ही लग जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, गुटबाजी ये तो वो वाली बात है कि आप सिर्फ हम ही के लिए आप इशारा कर रहे हैं हमारी तरफ, लेकिन मेरा मानना है नहीं, भाजपा वाले जो है वो तो जुड़ जाते हैं सारे। भाजपा वालों में जितनी गुटबाजी है, मैं कहता हूँ कांग्रेस वालों में नहीं है इतनी गुटबाजी। भाजपा वालों में अगर आप देखेंगे, अभी वर्तमान में जो महानगर अध्यक्ष हैं, क्या इनके बीच में कितनी गुटबाजी थी? क्या वो ग्रुप सब लोग सक्रिय हैं जो पुराने लोग मांग रहे थे? या जितने भी लोग अब से पहले तक के महानगर अध्यक्ष रहे हो या फिर भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हो, क्या वो आपको एक साथ बैठे दिखाई देते हैं? ये तो गुटबाजी राजनीतिक दलों, राजनीतिक जो एक टीम होती है, वो हर जगह हर पार्टी के अंदर है। लेकिन ऐसी धड़ेबाजी आप देखिए कहाँ, हमारी पार्टी में तो हम नहीं समझते। जब डॉली शर्मा जी का टिकट हुआ तो 1-2 तो 19-20 होता है, लेकिन सब लोगों ने चुनाव लड़ाया। जब उससे पहले सुरेंद्र गोयल जी का टिकट हुआ तो सब लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ाया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो घर बैठा हो। देखिए, जहां कांग्रेस की बात करी जाए और सुरेंद्र गोयल का नाम ना आए तो यथोशक्ति होगी, क्योंकि सुरेंद्र गोयल ऐसे थे जिन्होंने 4 बार के विधायक को हराया, 4 बार के सांसद को हराया। तो ऐसी कोई शक्ति अभी आपके बीच में नहीं हो पा रही जो लोकसभा को जितवा सके, जबकि आपके लोकल उम्मीदवार थे, सारे थे। डोली को 4,75,000 वोट मिली, तो आप लोग क्यों सक्रिय नहीं हो पाते? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव में, हर चुनाव में अपने मुद्दे और अपने समीकरण होते हैं, और जब जब चुनाव, चाहे सुरेंद्र गोयल जी लड़े हो, तब समीकरण कुछ और थे, आज समीकरण कुछ और है। और जब हम बात करेंगे 2027 के बारे में, तो तब मेयर के समीकरण कुछ और होंगे, क्योंकि परिसीमन बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं और जनता हमेशा बदलाव चाहती है। तो जिस समय पर अगर बात करें तो सुरेंद्र गोयल जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि वो भी बिल्कुल जमीनी आदमी थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास लीडर नहीं है। कांग्रेस के तो कितने बड़े बड़े लीडर गाजियाबाद के अंदर हैं,
लेकिन मौका किसको मिलता है ये बड़ी बात होती है, जनता का किसमें विश्वास है ये बड़ी बात होती है। लेकिन एक जनता के लिए, जैसे आप विपक्ष में हैं, ऐसा कोई दरबार नहीं है जहां जाए मुद्दों को उठाएं। आप जैसे या दो एक लोग हैं जो सक्रिय रहते हैं, बाकी लोग घरों में बैठे रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अभी आप देखेंगे तो जब से मैं पहले जिलाध्यक्ष था, निरंतर जितनी भी समस्याएं थी, विशेष तौर पर हमने पेटियां लगाने का काम किया कि अगर शिकायत क्योंकि किसी की है, और हमने तहसील में पेटियां लगवाई, हमने आपके तहसील गाजियाबाद के अंदर लगवाई, मोदीनगर के अंदर लगवाई, और ये पूरा, और एसएसपी ऑफिस के बाहर हमने ये एक शिकायत पत्र के लिए आउटरीच के द्वारा हमने वो काम देखिए, कराया बड़ा गया। मुद्दा नगर निगम में हाउस टैक्स का था, खोड़ा के अंदर पानी का था, कविनगर के अंदर सुरक्षा पानी का का था, महिलाओं का। आपको उसके अंदर कांग्रेस को आगे आना नहीं, चाहिए। बिल्कुल खोड़ा वाले मामले में हम रहे, आज भी हमारे फेसबुक पर सब चीज आप देखेंगे तो अवेलेबल है। हमने वहाँ पूरा धरना दिया, उसके लिए मीटिंग की खोड़ा में, उसके बाद में इन्होंने वहां पर 12 अलॉट करने का काम किया है। उसमें उस समय, बल्कि मैं कहूं तो मैं ही जिलाध्यक्ष था खुद, तो उस समय पे लड़ाई लड़ने का काम हमने किया। और रही बात कविनगर की महिलाओं के बारे में, तो हम हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी भी मामले में, कि महिलाओं के तो बारे में कभी भी मामला रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अपमान कौन करता है महिलाओं का। तो महिलाओं का तो अपमान और असुरक्षित अगर कोई है तो वर्तमान गवर्नमेंट में महिलाएं असुरक्षित हैं, या युवा बेरोजगार है, और देश के ऊपर कर्जा है, तो इन सब चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। इसमें मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, हमने दोषियों को सजा देने का काम किया, चाहे निर्भया कांड रहा हो, आप देखेंगे हमने दोषियों को जेल भेजने का काम किया, और निर्भया के भाई को राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा, उन्हें पायलट बनाने का काम किया। हम लोगों ने ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को, ये नहीं जो बेटियों का अपमान करते हैं, और बागपत में अभी आप देखा सम्मानित किया गया उन लोगों को। तो ऐसे लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी बड़ी इस मामले में निष्पक्ष होकर के बिल्कुल साफ तौर पर ये बात बोलने का दम रखती है, क्योंकि हमारा नेता सिर्फ पूरे दुनिया के अंदर ऐसे नेता है जो अपनी बिना जान की परवाह किए और जान हथेली पर लेकर कितना भी खतरा हो, गरीब हो अमीर हो, सबको एक नजर से देखने वाले व्यक्ति और सच का सामना करने वाले व्यक्ति हमारे नेता राहुल गांधी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में भूतपूर्व जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी जी किस तरीके से गाजियाबाद की सीटों का समीकरण कराएंगे, किस तरीके से कौन वोट मांगेगा, कैसे लड़ेंगे, क्या समझते हैं कि कितनी यहाँ से हम लोग सीटें जीत सकते हैं, जबकि सारी भाजपा पे आज की डेट में? मैं आपको बताऊं कि हमारा गाजियाबाद गढ़ रहा है, और गाजियाबाद जहां हम बैठे हैं अगर बात करें तो हमारे यहाँ तेजा सिंह जी 3 बार विधायक रहे, प्यारेलाल शर्मा जी रहे, सुरेंद्र मुन्नी जी रहे, सुरेंद्र गोयल जी रहे, के शर्मा जी रहे। तो हमारा तो बड़ा इतिहास है। सिर्फ क्या है कि जिस तरीके से चीजें बदलाव संगठन में किए हैं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्षता में जो प्लान पॉलिसी बनाए गए हैं, राहुल जी की को मेहनत को देख करके जो उन्होंने वर्कर्स को बताया है कि इस तरीके से काम करना है, अगर उसको फॉलो किया गया तो मैं समझता हूं कि मुरादनगर विधानसभा हमारी मजबूत विधानसभा है, और हमारी गाजियाबाद भी हमारी पुरानी विधानसभा रही है। लोनी में भी हमें कोई कमी नहीं है किसी मामले की। रही बात गाजियाबाद शहर की आप बात करते हैं तो हमारा पुराना होल्ड रहा है, यहाँ पर दौलाना है, ये सब विधानसभाएं हमारी, मैं समझता हूँ गाजियाबाद के अंदर बहुत स्ट्रेंथ कांग्रेस के अंदर है। और पश्चिम यूपी में अगर आप देखेंगे भी तो मुकाबले और पार्टी के, तो हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट लड़ते हैं वो मजबूती से लड़ते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई जब सही वर्कर को टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है मजबूती से लड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि गाजियाबाद लोकसभा के अंदर मोदीनगर विधानसभा हो गई हमारी मुरादनगर हो गई, लोनी हो गई, गाजियाबाद को भी मैं उसमें काउंट करता हूँ क्योंकि गाजियाबाद हमारा इतिहास रहा है। लोग जानते हैं, जो लोग आज भी 55-60 साल जिनकी एज है और उससे ऊपर वाले हैं, वो जानते हैं कांग्रेस के काम की शैली क्या रही है। यहाँ पर जो गरीबों के लिए मकान देने का काम किए 2-2 रुपए में, 1-1 रुपए में, वो के शर्मा जी के समय पर काम हुए। तो ये सब काम कांग्रेस के समय में हुए। तो आपको लगता है 2027 की जो सरकार बनेगी वो अखिलेश और कांग्रेस की मिली होगी, और 40 साल का जो सत्ता का कांग्रेस का वो नहीं बना पाई है, वो टूटेगा इस बार? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जितना टाइम मेरे को भी 25 साल राजनीति करते हो गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर की मुझे पता है, जहां पर हम काम कर रहे हैं विशेष तौर पर, तो एक वर्कर जो है वो बूथ लेवल तक का वर्कर है, बूथ लेवल पर भी कमेटी है। और ये पुराने टाइम में कांग्रेस में होता था, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उसे चुराने का काम किया। लेकिन कांग्रेस में पुराने पैटर्न पर जो वर्किंग शुरू हुई है, उससे जगह जगह पर बूथ के ऊपर हमारा वर्कर तैयार हो गया है। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो उत्तर प्रदेश की टीम है भाजपा, जो है
बिहार चुनाव के बाद फौरन सक्रिय हो गई उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। कांग्रेस 2-4 महीने पहले सक्रिय होती है। उन्होंने अभी से लोगों को कह दिया कि आप चुनाव की तैयारी करें। आपको भी ऐसे कुछ लोगों का, विधायकों को बताया गया है कि आप तैयारी करें, आगे बढ़ें, ऐसी कोई रणनीति आ रही है? भारतीय जनता पार्टी, जैसे नीतीश जी के बारे में कहा लालू जी ने पार्लियामेंट में, आपको याद होगा कि भाई नीतीश जी के, सभी के तो मुंह में दांत होते हैं, नीतीश जी के मुंह में भी दांत है और पेट में भी दांत है। तो भारतीय जनता पार्टी की भी जो शैली है वो मिली जुली है लगभग, और मिली जुली इसलिए है कि जो आप देखेंगे चीजों को, ये कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। इन्हें पता है कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करना है, और माइंड डाइवर्ट करने के बाद में और फिर चुनाव में उतरना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लास्ट तक देखती है कि कौन व्यक्ति उसके लायक है, किनको टिकट मिलना चाहिए, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले से बोल दिया कि चुनाव आप लड़ेंगे। जनता किसको चाह रही है उसमें भी चीजों का होता है, समीकरण, परिसीमन, अदलना बदलना, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए पहले चीजों को करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, एक ब्रह्मास्त्र चलाया था भाजपा ने, और चलाया तो चुनाव आयोग ने था, SIR, और वहां वो सफल भी हुए। 80 लाख वोट कटी, बाकी कुछ बढ़ी, और जो सिस्टम उनका था, जो वो चाह रहे थे, पूर्ण बहुमत से भाजपा बिहार में आ गई। अब वही सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू है। SIR को आप लोग समझाने कैसे जा रहे हैं? क्योंकि कानून बन चुका है, SIR तो होगा ही, तो अब लोगों को कैसे रूबरू कराएंगे कि उनका रुझान रहे, आपकी वोट कट ना पाए, और अगर कट गई है तो कैसे बन पाए? स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, आप SIR के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं अभी कुछ देर पहले जो मीटिंग से आप आया हूं, तो मैं आपको बता दूं, इधर से आपको आते हुए मैंने अचानक आपके यहाँ पे पहुंचा हूं, तो मैं वहीं से रिपोर्ट के इस मामले में बात हम लोग कर रहे थे। इसमें बताया गया कि ऑनलाइन फॉर्म भी इसमें अवेलेबल है, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत कम पढ़े लिखे लोगों के लिए है इसमें, जो कम एजुकेटेड है, क्योंकि BLO ने अभी तक फॉर्म ही नहीं पहुंचाया है। जो BLO को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, जिसमें अभी 31 अक्टूबर डेट दी हुई है BLO को फॉर्म रिसीव करने की और आगे रिपोर्ट करने की, लगभग 8 तारीख दी रखी थी, 4 तारीख, तो उसमें बता रहे कि एक्सटेंड हो गई है डेट, अभी अनुमानित है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी तक लोगों के पास में फॉर्म नहीं पहुंचे हैं पूरे। मैं मोटा गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहां भी ये कहा जा रहा है कि भाई हम तो इस बारे में आवाज निरंतर उठा ही रहे हैं, और वहां भी हमने टाइट किया उन लोगों को। लेकिन है क्या कि भाई जिनको अपना वो चीजें की रिक्वायरमेंट हो, BLO के पास चाहिए, जबकि दिशा निर्देश ये है कि BLO घर घर जाकर के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये ड्यूटी BLO की है। लेकिन क्या है, पूरी हो रही है? लेकिन नहीं। जैसा आपने कहा और जो आप डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल वही प्रारूप है। ये कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्ब करके वोट कम ज्यादा होंगी, और वो कहीं ना कहीं फिर उन्हें डिस्टर्ब करके चुनाव तक डिस्टर्ब रखते हैं। लेकिन इस बार ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। आपने देखा होगा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है चुनाव आयोग से कि जो 65 लाख वोट काटे गए हैं जगह जगहों पे, उनके बारे में बताया जाए। चुनाव आयोग ये बताए कि वोट क्यों काटे गए, क्या कारण था, किस वजह से ऐड हुए, किस वजह से डिडक्ट, मतलब वो माइनस हुए हैं, और नए वोटर जोड़े गए हैं या पुराने हटाए गए, तो किन कारणों से। आप उत्तर प्रदेश को कैसे सेव करेंगे?